नमस्कार साथियों अभी क्लास 11th में यूनिट 4 चल रही है रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना। और उसी यूनिट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुनाद के बारे में, रिजोनेंस के बारे में। साथियों, किसी भी मॉलिक्यूल की एक स्ट्रक्चर बनती है। हर एक मॉलिक्यूल, हर एक अणु की अलग अलग प्रकार से संरचना बनती है। जैसे आपको मैं बताऊं कि BF3 की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। ये 3 डायमेंशन में इस तरीके से BF3 की संरचना होती है। इस तरीके से लगे होते हैं। बोरान से 3 फ्लोरीन इस तरीके से लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना इस प्रकार से होती है। ठीक है, मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी अणु हैं, उसमें जो एटम होते हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है? बॉन्ड पाया जाता है। और अलग अलग प्रकार से जो है इनकी जो हर एक मॉलिक्यूल की अलग अलग प्रकार से क्या होती है? संरचना होती है। और सेंट्रल एटम के सापेक्ष इनका बॉन्ड एंगल भी देखा जाता है कि इनका बॉन्ड एंगल इतना है, बंध लंबाई इतनी होगी। बंध लंबाई भी हर एक की जो अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच की बंध लंबाई अलग होगी, बोरान और फ्लोरीन के बीच की बंध लंबाई अलग होगी। तो अलग अलग प्रकार से हर एक मॉलिक्यूल की संरचना होती है, बॉन्ड एंगल होते हैं, बंध लंबाई होती है। लेकिन अनुनाद की जब बात करेंगे तो अनुनाद में क्या होता है कि एक ही प्रकार का अणु है और उसकी अलग अलग प्रकार की संरचनाएं हैं। तो अलग अलग एक संरचना के आधार पर किसी अणु के संपूर्ण गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। यदि एक ही संरचना से किसी अणु के संपूर्ण गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती, उस कंडीशन में एक से अधिक संरचनाएं दी गई। क्या देखी गई? एक से अधिक संरचनाएं देखी गई और उनके आधार पर अणु की जो है गुणों की, समस्त गुणों की व्याख्या हुई। जैसे कि आपके सामने मैं बात करूं बेंजीन, ये लिया अपनों बेंजीन का जो सूत्र होता है वो होता है C6H6। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएगी। हर एक मॉलिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। और स्ट्रक्चर जो बनता है, अगर आपको लुईस संरचना आती है तो आप स्ट्रक्चर बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। उस मॉलिक्यूल का अगर लुईस संरचना आती है तो स्ट्रक्चर बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर लुईस संरचना आती है तो इलेक्ट्रॉनों की साझे से बॉन्ड बनता है, तो आप बॉन्ड आसानी से बना लोगे। और बॉन्ड अगर आसानी से बना रहे हो तो संरचना बनाने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरुआत करें, धीरे धीरे सीखते हैं। चलो C6H6। अब C6H6 तो संरचना 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, चौथा कार्बन ये, पांचवा कार्बन ये और छठा कार्बन ये। इन सभी कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है भैया? बंध पाया जाता है। ऐसे बंध पाया जाता है। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो ना? अब हर एक कार्बन से क्या लगा रहता है? हाइड्रोजन लगा रहता है। ऐसे हाइड्रोजन लगा रहता है। ठीक है, ये इस तरीके से हाइड्रोजन लगा रहता है। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही कार्बन के पास, हर एक कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन और शेष है। हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन और शेष है। मतलब हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 1, 2, 3 और ये 4। 1, 2, 3 और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। 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 ठीक है, और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन ने साझेदारी करी, कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ने, और क्या बन गए? बॉन्ड बन गए। अभी भी कार्बन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन और शेष पड़ा हुआ है। तो होगा क्या कि जैसे कि इस इलेक्ट्रॉन ने और इस इलेक्ट्रॉन ने बंध बना लिया, तो यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। फिर बात करें, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन ने बंध बना लिया, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? ऐसे डबल बॉन्ड हो गया। फिर इस इलेक्ट्रॉन ने इस कार्बन की इस इलेक्ट्रॉन और इसने साझा किया, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे अपन क्या इमेजिनेशन कर रहे हैं कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड हो गया और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। लेकिन ये सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि जब एनालिसिस किया गया, एक्सरे एनालिसिस किया गया, तब यह देखा गया कि हर एक कार्बन के बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। बेंजीन में हर एक कार्बन, ये वाली और ये वाली फिक्स है। तो फिर कैसे प्रूव करें कि जो है कहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और कहाँ पर डबल बॉन्ड है? तो अपने को हर जगह सिंगल बॉन्ड भी मान लें और डबल बॉन्ड भी मान लें। तो बेंजीन की और संरचनाएं दी गई। कैसी संरचनाएं? जैसे कि ये यहाँ पर इस तरीके से बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में जैसे कि मैंने ये बनाया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो जरूरी नहीं कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। अगली संरचना दी गई इस तरीके से कि इस कार्बन
और इस कार्बन के बीच में भी ये हो सकता है बॉन्ड, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो भैया ये भी हो सकता है, ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है कि बॉन्ड जो है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी हो और यहाँ हो। फिर माना गया है कि ऐसे भी तो हो सकता है भैया बॉन्ड इस तरीके से कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी बॉन्ड हो सकता है। फिर माना गया है कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी बॉन्ड हो सकता है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड हो सकता है, तो ये ऐसी संरचना हो सकती है। तो भैया बेंजीन की कितनी संरचनाएं मिली अपने को? 5। ये दोनों केकुले, ये दोनों केकुले और ये तीनों संरचनाएं क्या मिली अपने को? डेवार स्ट्रक्चर, ये डेवार संरचना है। ये दोनों केकुले और ये है डेवार। तो बेंजीन की संरचना में 80% तो इनका योगदान रहता है और 20% इनका योगदान रहता है। बेंजीन की संरचना में 80% इनका योगदान रहता है, 20% इनका योगदान रहता है। और बेंजीन की जो संरचना होगी ओरिजिनल संरचना, ओरिजिनल कैसे होगी? ऐसे, मतलब ये कह सकते हैं कि जो ये डबल बॉन्ड और ये है वो सभी के बीच में विद्यमान है, तो ओरिजिनल संरचना ये वाली, तो इसको कहते हैं अनुनादी संकर। क्या कहते हैं? अनुनादी संकर। यहां तक क्लियर है? तो अब अपन ये पढ़ लेते हैं, ये चीज पढ़ते हैं अनुनाद के बारे में। देखिए, रिजोनेंस, अनुनाद रासायनिक आबंधन के द्वारा अणु की संरचना निर्धारित की जाती है। जो भी केमिकल बॉन्डिंग बनते हैं उसके आधार पर उस अणु की क्या निर्धारित की जाती है? स्ट्रक्चर को निर्धारित की जाती है कि भैया बेंजीन की संरचना ऐसे होगी क्योंकि बॉन्ड इस तरीके से है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। तो उस रासायनिक आबंधन के आधार पर किसी भी अणु की संरचना निर्धारित की जाती है। यह संरचना यौगिक के समस्त गुणों को स्पष्ट करती है। जो संरचना होती है वो यौगिक के समस्त गुणों को क्या करती है? स्पष्ट करती है। अब यहाँ पे अलग बात आई, जब आणविक संरचना से यौगिक के समस्त गुणों का स्पष्टीकरण नहीं होता है। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी आणविक संरचना से उसके समस्त गुणों का स्पष्टीकरण नहीं होता है, तो फिर क्या देखी जाएगी कि उसकी एक से अधिक संरचनाओं की परिकल्पना की गई। यहां देखिए, जब आणविक संरचना से यौगिक के समस्त गुणों की, बेंजीन के केस में देख रहे हैं अपन, जब आणविक संरचना से यौगिक के समस्त गुणों का स्पष्टीकरण नहीं होता है तो अन्य संरचनाओं की परिकल्पना की गई। बेंजीन की, जैसे कि इससे समझ में नहीं आ रहा तो अन्य संरचनाओं की परिकल्पना की गई, जिनमें से प्रत्येक संरचना अणु के बहुत से गुणों की व्याख्या कर सकती है, किंतु कोई भी एक संरचना, अगर मैं कहूं कि कोई भी एक संरचना यौगिक के समस्त गुणों की व्याख्या करे तो यह पॉसिबल नहीं है। समझ में आया ना? किंतु कोई भी एक संरचना समस्त गुणों की व्याख्या नहीं कर सकती है। अणु की वास्तविक संरचना अनेक संरचनाओं के मध्य मानी जाती है। अणु की वास्तविक संरचना जो होती है वो अनेक संरचनाओं के मध्य मानी जाती है। अणु की वास्तविक संरचना अनेक संरचनाओं के मध्य मानी जाती है, जिसे अनुनादी संकर कहते हैं। ये वास्तविक संरचना ये वाली है। अणु की वास्तविक संरचना अनेक संरचनाओं के मध्य मानी जाती है, जिसे अनुनादी संकर कहते हैं, तथा विभिन्न संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं, ये जो संरचना है इनको क्या कह रहे हैं? अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल संरचना कहते हैं। जो ये संरचनाएं हैं इनको क्या कहूंगा मैं? अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल संरचनाएं कहते हैं। इस धारणा को क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। इस धारणा को अनुनाद कहते हैं। अब देखिए, अनुनाद के लिए शर्तें क्या क्या है? प्रत्येक संरचना में प्रत्येक परमाणु की स्थिति समान होनी चाहिए। प्रत्येक परमाणु की देखो स्थिति, हर जगह कार्बन कार्बन अपनी स्थिति पर है, केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अंतर होता है। प्रत्येक संरचना में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी संरचना में उतने होने चाहिए। अगला पॉइंट है, प्रत्येक संरचना की आंतरिक ऊर्जा समान या लगभग समान होनी चाहिए। प्रत्येक संरचना में बंध कोण या बंध लंबाई लगभग समान होनी चाहिए। प्रत्येक संरचना में बंध लंबाई और बंध कोण लगभग क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल, ये तो बेंजीन का लिया, बेंजीन की अनुनादी संरचना है। मतलब बेसिक बात ये आई कि अनुनाद में क्या होता है कि कोई भी यौगिक रहता है, कोई भी कंपाउंड है, उसकी स्ट्रक्चर से उसके केमिकल प्रॉपर्टीज बताई जा सकती है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ये होंगी, मतलब रासायनिक गुण ये होंगे। लेकिन यदि किसी केस में ये कंडीशन आ जाए कि कोई अणु है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है, उसकी एक संरचना से उसके समस्त गुणों की व्याख्या नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में और संरचनाओं की क्या की गई? परिकल्पना की गई, सोचा गया, कल्पना की गई कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, इमेजिनेशन किया गया। केमिस्ट्री में इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा चलता है, तो सोचा गया कि बेंजीन की संरचना इस तरीके से भी हो सकती है। तभी तो बेंजीन में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो मानी गई है
वो फिक्स मानी गई है कि कार्बन कार्बन के बीच की यहाँ की यहाँ की यहाँ की यहाँ की जो भी है वो सब क्या हो जाएगी, सेम होगी। नहीं तो ये मानते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ये है और ये है, लेकिन बेंजीन में क्या माना गया है कि हर एक कार्बन कार्बन के बीच की दूरी जो है वो क्या है, फिक्स है। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए भैया ओजोन O3 अणु, O3 अणु के बारे में देखते हैं, O3 मॉलिक्यूल के बारे में। तो ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 और 2p4 कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीजन लिया 1 2, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर, और 3 4 और ये 5 6 ऑक्सीजन लिया, ये 1 2 3 4 5 6 ये ऑक्सीजन लिया, 1 2 3 4 और ये 5 6। समझिएगा मेरी बात को। अब यहाँ पर हर एक ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अष्टक पूरा हो रहा है। कैसे अष्टक पूरा हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको, तो देखो यहाँ पे इनको मैं ऐसे बना लेता हूँ, भले ये ऐसे बना लिया, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 और 2 8, ये 2 8 इसका अष्टक पूरा हो गया। 2 2 4 2 6 और ये 2 8 ये इसका अष्टक पूरा हो गया, और इसका भी अष्टक पूरा हो रहा, 2 2 4 2 6 और 2 ये 8 इसका अष्टक पूरा हो रहा। हर एक ऑक्सीजन का क्या हो रहा, ऑक्टेट यहाँ पर पूरा हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा संरचना कैसे बनेगी, इसकी संरचना कैसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है। ये ऑक्सीजन लिया और ये 2 लोन पेयर, और इधर ये दोनों जो है इधर बॉन्ड बना लेंगे ऐसे, और ये ऑक्सीजन, और 1 2 3 4 5 6 इस वाले ऑक्सीजन ने कोई योगदान नहीं दिया बंद बनाने के लिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के थे, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये 1 2 और ये 3 4, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। या फिर या इसको डायरेक्ट ऐसे भी बताओ कि ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जरूरी नहीं है कि यही वाले ऑक्सीजन के जो हैं इसी कंडीशन में इसी को इलेक्ट्रॉन दे। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इधर भी तो हो सकता है, इस इधर की जगह इधर भी तो हो सकता है डबल बॉन्ड। तो फिर अपन कैसे देखें इसको, संरचना को देखना ध्यान से। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन को इधर दिखा देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 और ये 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके, ध्यान से देखिएगा। अब इसका भी अष्टक पूरा हो रहा है सभी का, इसका भी हो रहा है, क्योंकि ये इधर साझा कर लेगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, ये इधर साझा कर लेगा, इसका अष्टक पूरा हो रहा है, और ये ऐसा कर लेगा तो ये इसका भी अष्टक पूरा हो रहा है। अब देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड बना रहे हैं ये ऑक्सीजन से, और ये इसके बाद 2 लोन पेयर बचे हैं। फिर इधर क्या हो रहा है, ये पूरा ही दे रहा है इधर, तो ये ऑक्सीजन और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने इसको ये दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या लग दिया, नेगेटिव। ये इसको आप ऐसे भी बता सकते हो कि ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड पहले इधर था अब इधर बन रहा है ये O, और ये वाले इसके ऊपर कौन सा चार्जेस आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हो ना आप। तो अब ये जो संरचनाएं प्राप्त हो रही, अब इनकी अनुनादी संकर संरचना है। मतलब ये कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड इधर भी है इधर भी है, मतलब ये जो ऑक्सीजन ओजोन का मॉलिक्यूल देखेंगे तो दोनों तरफ है। तो इसको इस संरचना को ऐसे बता सकते हैं, ये O और ये O और ये O और ये, तो ये ओजोन की क्या है, अनुनादी संकर संरचना। अनुनादी, ये है अनुनादी संकर, मतलब इन दोनों के बीच की संरचना हो गई। इन दोनों के मध्य की संरचना कौन सी मिली अपने को, ये मिली। समझ में आ गया। मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है तो इसके बीच में भी है। मतलब आप अगर एक जगह फिक्स मान लो कि भैया ये यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो फिर इन दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग अलग आएगी, और बॉन्ड लेंथ दोनों की अलग अलग है नहीं, ये वाली और ये वाली सेम है। अब ये वाली और ये वाली दोनों सेम है, तो फिर कैसी माननी पड़ेगी आपको संरचना, इस तरीके से माननी पड़ेगी। बहुत लोचा है केमिस्ट्री में समझने में। चलो एक बार और बात करते हैं कि रासायनिक आबंधन के द्वारा अणु की संरचना निर्धारित की जाती है। क्या की जाती है, केमिकल बॉन्डिंग द्वारा ओजोन की अणु की संरचना निर्धारित की जाती है। यह संरचना यौगिक के समस्त गुणों को स्पष्ट करती है।
है ना। जब आणविक संरचना से यौगिक के समस्त गुणों का स्पष्टीकरण नहीं होता है तो अन्य संरचनाओं की परिकल्पना की जाती है, जिनमें से प्रत्येक संरचना अणु के बहुत से गुणों की व्याख्या कर सकती है। प्रत्येक संरचना अणु के बहुत से गुणों की व्याख्या कर सकती है, किंतु कोई भी एक संरचना समस्त गुणों की व्याख्या नहीं कर सकती। अपन सोचे कि एक ही संरचना यौगिक के समस्त गुणों की व्याख्या करें तो वो नहीं हो सकता। अणु की वास्तविक संरचना अनेक संरचनाओं के मध्य मानी जाती है। अणु की वास्तविक संरचना अनेक संरचनाओं के मध्य की मानी जाती है। समझ में आ रहा ना, अणु की वास्तविक संरचना अनेक संरचना के मध्य मानी जाती है, जिसे अनुनादी संकर कहते हैं। तथा विभिन्न संरचनाओं का अनुनादी संरचनाएं को अनुनादी संरचनाएं विभिन्न संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल संरचना कहते हैं। इस धारणा को क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। वापस से, प्रत्येक संरचना में प्रत्येक परमाणु की स्थिति समान होनी चाहिए। हर जगह परमाणु की स्थिति क्या है? समान होनी चाहिए। केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अंतर हो सकता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अंतर हो गया ना, कभी किसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कभी किसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अंतर होता है। प्रत्येक संरचना में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। जो भी इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। काउंट करेंगे तो प्रत्येक संरचना की आंतरिक ऊर्जा समान या लगभग समान होनी चाहिए। प्रत्येक संरचना की आंतरिक ऊर्जा समान या लगभग समान होना चाहिए। प्रत्येक संरचना में बंद कोण बंद लंबाई लगभग समान होनी चाहिए। जो बंद कोण है और बंद लंबाई है वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो ये सारी शर्तें अनुनाद के लिए। बहुत अच्छा। अब और एग्जाम्पल समझते हैं अपन, जैसे CO3 किसकी समझे? कार्बोनेट आयन, CO3 आयन की संरचना देखते हैं। CO3 ये देखो कार्बोनेट आयन, CO3 देखिएगा, इसकी संरचनाएं जो हो सकती हैं, ये कार्बन है, इधर ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड O और 2 एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे। अब भैया जरूरी थोड़ी कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी तो हो सकता है, यहाँ भी तो हो सकता है। तो इसकी अनुनादी संरचना ऐसे बनेगी। अनुनादी संरचना के लिए इस तरह का दोनों तरफ तीर लगा तो इस टाइप का चिन्ह रहेगा। अनुनादी संरचनाओं के बीच में अनुनाद के लिए ये वाला चिन्ह का उपयोग किया जाता है। दो संरचनाओं के बीच में ये वाला, कौन सा? इस तरीके से। अनुनाद के लिए इसको यूज करना है आपको, है ना। तो ये जरूरी नहीं कि डबल बॉन्ड यहीं पर हो, इन दोनों के यहाँ पर भी तो हो सकता है, यहाँ पर भी तो हो सकता है। तो फिर और संरचनाएं मिलेगी अपने को, C डबल बॉन्ड O और ये लिख दिया O- और ये लिख दिया O-। समझ में आया? अब नंबर किसका आया? इसको डबल बॉन्ड मिल गया एक बार, इसको मिल गया, अब इसको मिलना चाहिए। तो देखिए ये C डबल बॉन्ड O और ये O- और ये O-। तो तीन अनुनादी संरचनाएं मिल गई और तीनों की अनुनादी संकर संरचना कौन सी होगी? ये हो जाएगी C इधर O और इधर O, मतलब सभी को डबल बॉन्ड भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी हो सकता है डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। और ये लिख देंगे 2-। तो ये हो जाएगा अनुनादी संकर, इसको कह दूंगा मैं अनुनादी संकर। ये अनुनाद है। CO3 में ये अनुनादी संरचनाएं हैं। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप। ऐसे PO4 समझना, PO4 ये P, एक ऑक्सीजन ये, ठीक है, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये, 3- ये इधर। अब क्या होगा? जरूरी थोड़ी कि यहीं पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड इधर भी तो हो सकता है। तो इसकी संरचनाएं कैसे मिलेगी अपने को? P डबल बॉन्ड O, ये O और ये O, बाकी माइनस लगा दो। जरूरी नहीं कि यहीं पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी तो हो सकता है। तो उस कंडीशन में P डबल बॉन्ड O, इधर O- और यहाँ पर O-। एक और संरचना बनेगी भैया, जिसमें क्या बताएंगे? ये लिखा P और अब कहाँ किसका नंबर आ रहा है? इसका हो गया, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया, अब इधर ले लेते डबल बॉन्ड। तो P डबल बॉन्ड O और ये O- और ये O-। सिंपल है ना संरचनाएं? ये अनुनादी संरचनाएं हो गई। और इनका इन सभी का जो मिक्स रूप है, इन चारों संरचनाओं का मिक्स रूप, वो क्या हो जाएगा? P इधर O और इधर O और सभी को डबल बॉन्ड मिला एक एक बार का। तो ऐसे संरचना बना सकते हैं अपन। 3- PO4 3- ये अनुनादी संकर हो जाएगा।
ये अनुनादी संकर हो जाएगा। मेरी बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलो एक और एग्जांपल देख लेते भले, SO4 2- का। समझ में तो आ रहा होगा और समझने की कोशिश कीजिए। संरचनाएं समझनी जरूरी हैं और ये इस चैप्टर का नाम ही है, क्या नाम है, रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना। तो बॉन्डिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको, संरचना के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके अपन और आगे चीज़ें सब जो है पढ़ पाएंगे, सब चीज़ें अपन जो है देख पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखते हैं SO4 2-, SO4 2-, सल्फेट आयन। ठीक है, सल्फेट आयन की अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं देखिए, ये लिया मैंने S, ठीक है, इधर लिया O, ये O, ये डबल बॉन्ड O और ये O, इधर माइनस इधर माइनस, घुमाते रहते हैं इसको। ठीक है, इसको ले गया हूं मैं यहां पर, तो S, ठीक है, इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा, इधर ये O- और इधर O- हो गया, तो बाकी क्या है, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। अब इसको मैं यहाँ ले जाऊँ तो अगली संरचना मिल जाएगी अपने को, ये S, ये O- और ये O- और ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O। अब क्या करें, इसको मैं यहाँ ले जाऊँ वापस, तो S, ये O- और ये O- और ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, समझ में आ रहा। या फिर इसकी संरचना ऐसे भी बन सकती है, ये S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये O- और ये O-। समझ रहे हो। या फिर इसको ऐसे भी बता सकता हूँ, ये S और ये इधर O- और ये O- और ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से अपने को अनुनादी संरचनाएं मिल रही हैं। और इनका जो संकर है वो कैसे मिलेगा अपने को, इस तरीके से, और ये सल्फर और ये O, इधर O, इधर O और इधर O, मतलब सभी जगह डबल बॉन्ड है, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, सभी जगह डबल बॉन्ड है, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है। तो ये 2-, SO4 2-। मेरी बात को समझ रहे हो। तो ये SO4 2- की अनुनादी संरचना है। ऐसी संरचनाएं बन सकती हैं सल्फेट आयन की। ठीक है, इस तरीके से सल्फेट आयन की क्या बन सकती है, अनुनादी संरचनाएं बन सकती हैं। बॉन्ड को घुमाना है, बताना है। इसी तरीके से आपको जो है, अगर मैं बताऊं कि कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना है, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना देख लेते हैं। CO2 की अनुनादी संरचना। ठीक है, CO2। तो CO2 में वैसे तो क्या देखते हैं अपन, इस तरीके से CO2। अब इसकी अनुनादी संरचनाएं कैसे हो सकती हैं, ये देखिएगा। CO2 की अनुनादी संरचना, तो C, अगर यहाँ पर जो ऑक्सीजन के पास में कितने 2 लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास में भी कितने 2 लोन पेयर हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर देखिए कि अगर ये वाला जो है, ये लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड बना ले, तो ये बॉन्ड कहाँ पे चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। तो अब देखिएगा, अब इसकी स्ट्रक्चर को, डबल बॉन्ड तो ये है, ये लोन पेयर ने एक बॉन्ड और बनाया, तो ये एक बॉन्ड और आ गया। समझ रहे हो ना आप, एक बॉन्ड और आ गया। अब ये ऑक्सीजन है और इसके पास एक ही लोन पेयर बचा, तो इसने दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इधर सिंगल बॉन्ड रह गया और इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर तो पहले से हैं और एक और लोन पेयर आ गया, ये वाला आ गया, तो ये आ गया, मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया। अब जरूरी नहीं है कि यही ऑक्सीजन हो, तो इसकी अनुनादी संरचना ऐसे बन सकती है। C, ये लिखा मैंने O, इसको उल्टा बता दे, ये ट्रिपल बॉन्ड बता दे, इधर से इधर बता दे। दूसरी कंडीशन में ये वाला बॉन्ड जो है क्या बताएं, ये वाला जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर को मैंने यहाँ बता दिया, तो अगली वाली पोजीशन में इस लोन पेयर को मैं यहाँ बता दूँ और इसको मैं यहाँ बता दूँ। अगली इस स्ट्रक्चर के लिए तो क्या किया उन्होंने, इसको यहाँ बताया तो ये बन गया और ये यहाँ, तो ये माइनस बन गया। इस अगली स्ट्रक्चर के लिए क्या किया उन्होंने, इसको मैंने यहाँ बता दिया, इसको यहाँ बता दिया, तो ये यहाँ चला गया। तो ये बात करते अपन, ये सिंगल बॉन्ड और ये O, और इसके पास में 1 2 3 4
और ये 5 6 हो गए पूरे, मतलब माइनस चार्ज आ गया, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दोनों क्या मिल गए, इसकी अनुनादी संरचनाएं। किसकी अनुनादी संरचनाएं हैं ये, कार्बन डाइऑक्साइड की अनुनादी संरचनाएं हैं। तो ये इस तरीके से अपनों ने अनुनाद के बारे में बात करी, रिजोनेंस के बारे में बात करी। रिजोनेंस की बात करें तो हर एक मालिक्यूल में अगर चलेंगे तो बहुत सारी बातें होंगी रिजोनेंस के बारे में। हर एक मालिक्यूल जो बात करते हैं मालिक्यूल की, तो मालिक्यूल की क्या है, स्ट्रक्चर देखी जाती है कि इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर कितनी होगी, इसकी कितनी होगी, ये कितनी होगी। कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी अनुनाद से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो आज जो है हमने अनुनाद के बारे में डिस्कस किया, अनुनाद क्या होता है और अनुनाद के एग्जाम्पल्स देखे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने अनुनाद के बारे में समझा और अनुनाद के एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कशन किया। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप जो है इस बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।